3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके कुछ ही सालों में मुगल सत्ता, जो एक केंद्रीकृत सत्ता जिसे कहा जाता था, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कही जाती जहां पे, उसका क्षरण हुआ और आने वाले 52 वर्षों में 8 अलग अलग सम्राट मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठे, यानी कि मुगल सत्ता के सम्राट बने। और कुछ ही समय में 1803 में अंत में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 1858 में जो मुगल सत्ता का चोला था, उसे भी उखाड़ के फेंक दिया। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पे कब्जा हो गया और 1858 में जो औपचारिक सत्ता थी वो भी खत्म हो गई। आज के इस वीडियो में हम मुगल सत्ता के पतन के अलग अलग कारणों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि रंजन और आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी से। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कहें या फिर अलग अलग कारणों को। तो जो सबसे पहला कारण दिया था है, क्योंकि मुगल पूरा ये कहें तो मेडिवल हिस्ट्री का एक लास्ट पार्ट था और उसमें 18वीं शताब्दी के दौरान ये एक प्रमुख घटना थी। कई इतिहासकार इसको अंधकार युग भी कहते हैं। इन सब चीजों पे मैं 18वीं शताब्दी वाले पे अलग से चर्चा करूंगा। आज इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझते हैं, क्योंकि इतिहास का ही एक मुद्दा है। तो कुछ इतिहासकारों के व्यू को जान लेते हैं। आप आंसर में इतिहासकारों के नाम नहीं लिखिएगा, अगर पूछे तो लिखिएगा, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। तो जो मुगल साम्राज्य के पतन का पहला जो कारण दिया जाता है वो है कि मनसबदार जागीरदार व्यवस्था, इसी पे मुगल साम्राज्य टिका हुआ था। इसी व्यवस्था पे मुगल साम्राज्य का पूरा आधार खड़ा था और इसी पे जब संकट आई, और कहा जाता है कि ये संकट मनसबदारी जागीरदारी की जो संकट थे ये मुगल साम्राज्य की शुरुआत में ही थी। तो स्थिति ऐसी आ गई कि एक समय में यहाँ पे बेजागीरी, यानी कि जागीरदार के अभाव में मनसबदार हो गए। आपने मनसब तो दिया है, यानी लोगों को, जो कुलीन वर्ग थे या कहें जो शासन संभालते थे, उनको आपने पद तो दिया, साथ में राजस्व के लिए इकट्ठा करने के लिए जागीर नहीं दी। तो जागीर के बिना, यानी बेजागीरी वर्ड आता है, बेजागीरी। तो बिना जागीर के ही लोग जब आए तो स्वाभाविक है उसका काम करने में मन नहीं लगेगा। वो जब आप जब युद्ध लड़ेंगे, सैन्य कमांडर के तौर पे आएगा तो स्वाभाविक अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं आएगा। तो एक कारण ये है बेजागीरी का। एक समय ऐसा आया कि खालिसा भूमि कहते हैं औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब दक्कन में उलझा रहा, उसको फंड चाहिए था। फंड अगर आप लोकल प्रांतों से मांगेंगे तो कम मिलता था, तो इसने क्या किया, खालिसा भूमि कहते हैं, खालसा या खालिसा कहते हैं। तो इसमें मैं लिख भी देता हूं, खालसा भूमि कह लिए मान लीजिए। ये बेसिकली वैसी भूमि थी, खालसा भूमि, जहां पे मुगल का डायरेक्ट कंट्रोल था और इसका जो भू राजस्व था, यानी यहां से जो एरिया, जो भू राजस्व और अन्य टैक्स आते थे वो डायरेक्ट मुगल खजाने में जाता था। तो औरंगजेब के टाइम में खालसा भूमि में भी बेतहाशा वृद्धि हुई, खासकर गोलकुंडा और बीजापुर के जब अभियान में गया था तो उस टाइम पे वहां पे भी और इधर भी। तो एक तरह से कहें जो पूरी व्यवस्था थी मनसबदारी जागीरदारी की वो चरमरा गई और ये एक प्रमुख कारण माना जाता है। आपको बता दें कि इसके बारे में जो इतिहासकार बात करते हैं उनका नाम है सतीश चंद्र। आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे 11th 12th में, तो एनसीईआरटी के जो राइटर हैं सतीश चंद्र, आप वो देखिएगा, उनकी और भी कई किताब आते हैं। सतीश चंद्र ने किताब लिखी थी पार्टीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ मुगल कोर्ट। आपसे फिल्म में पूछा भी जा सकता है। तो ये सतीश चंद्र की किताब है ना, सतीश चंद्र। इन्होंने ही इस जो ये जो थियरी है इसके जनक यही है कि मनसबदार जागीरदार व्यवस्था की संकट हुई। आगे चल के इसमें जमींदारी संकट भी जुड़ता है, ठीक है। जो दूसरा कारण दिया जाता है वो था कृषि संकट। मुगल साम्राज्य में कहा जाता है कि कृषि संकट एक बड़ा मुद्दा था। किसानों से जो टैक्स वसूलते थे मुगल, तो उसमें तो कहा था कि जमा और हासिल। जमा का मतलब यह था कि जो आपने अनुमान लगाया, एस्टिमेट लगाया वो, और हासिल का मतलब था जो एक्चुअल कलेक्शन आपके पास आया। तो कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के पूरे समय में, खासकर औरंगजेब के टाइम पे, जमा में बहुत वृद्धि हुई। यानी कि जो आप बजट बनाए कि इतना भू राजस्व आना है, वो एस्टिमेट आपका आकलन बहुत ज्यादा था और हासिल काफी कम हुआ। और जब आप जमा अधिक करते हैं, यानी कि आप जब एस्टिमेट ज्यादा रखते हैं, तो आप बजट भी उसी हिसाब से खर्चा करने का प्लान करते हैं। तो कृषि संकट में आया कि जमा ज्यादा हो गया, हासिल कम हुआ,
तो किसानों से जबरन अधिक से अधिक टैक्स वसूला जाने लगा, भू राजस्व वसूला जाने लगा। तो उससे क्या हुआ कि किसान अंत में विद्रोह भी करे, पलायन भी कर गए अपने एरिया से। जमींदार जो थे वो स्थानीय समुदाय के साथ हो गए, जागीरदार जो होता था इसका तबादला होता रहता था। किसान का तबादला थोड़े ना आप करेंगे, लेकिन किसान मजबूरी में ज्यादा आप टैक्स कलेक्शन करेंगे, एक तरह से भू राजस्व का ज्यादा कलेक्शन करेंगे तो भाग जाएगा। तो वो अपने एरिया से भागना शुरू किया, यानी पलायन शुरू हुआ किसानों का। तो एक और साथ में जो जमींदार भी स्थानीय लोगों के साथ ही रहता था, क्योंकि उसको उन्हीं पे उसकी निर्भरता थी, वो भी भाग के कहीं और नहीं जाता। तो कृषि संकट में जमींदार ने भी एक तरह से कहें कई जगहों पे साथ दिया स्थानीय किसानों का, विद्रोह खड़ा हुआ जमींदारों का भी, है ना। किसान अकेले कितना ही विद्रोह करेगा, कोई लोकल लीडर चाहिए उसको, तो ज्यादातर जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो दूसरा मुद्दा है कृषि संकट। पहला मनसबदार जागीरदार यानी मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था का संकट, दूसरा कृषि संकट। इसके जनक हैं, यानी इस थियरी की जिसने बात की वो इरफान हबीब नामक इतिहासकार ने कहे, ठीक है। अब आते हैं औरंगजेब की दक्कन नीति। औरंगजेब अपनी दक्कन नीति में इतना उलझ गया, गोलकुंडा और बीजापुर दो अलग अलग कहें प्रांत थे जिसको हड़पना चाहता था औरंगजेब, जो उस मुगल साम्राज्य के कब्जे में भी दायरे में नहीं आए थे पूरी तरह से। तो वहां पे ये आप अगर इतिहास एनसीईआरटी वगैरह पढ़े होंगे तो आप देखिएगा कि औरंगजेब अपने मरने से पहले तक दक्कन के मामलों में इतना उलझा रहा कि वो उत्तर भारत पे ध्यान भी नहीं दिया। उत्तर भारत में कई ऐसी पॉलिटिक्स चल रही थी, खासकर जो मुगल कोर्ट में चल रहा था, उस पे उसकी नजर नहीं गई। एक तरह से कहें दक्कन के कारण वो मतलब सम के कारण ऑल को, या कहें कुछ के कारण बहुत कुछ को वो खो दिया। तो एक रीजन ये भी आता है कि दक्कन में उलझना। दक्कन में जब उलझा तो वहां पे भी खालसा भूमि का प्रसार करने लगा, और मराठों से भी उसको उलझना पड़ा वहां पे, है ना। तो तीन अलग अलग आए, गोलकुंडा, बीजापुर और मराठों के पास जो मराठा नीति थी औरंगजेब की, वो उसके भी बारे में कहा था कि ये सही नहीं थी। तो उसमें हिंदुत्व और धर्म वाला कारण आता है, धार्मिक कारण, उस पर भी अगले में चर्चा करेंगे। तो एक मराठों के साथ, गोलकुंडा के साथ, बीजापुर के साथ उलझना औरंगजेब का, और नॉर्थ पे ध्यान न देना, ये एक बड़ा कारण माना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है धार्मिक नीति का, कि औरंगजेब बहुत धर्मांध था। उसने आपको याद होगा जजिया फिर से शुरू किया था, खासकर राजपूत शासकों को बहुत ज्यादा धर्म के आधार पर दंडित करने का प्लान बनाया था, किया भी था, कई सारे मंदिर तोड़े थे। तो धार्मिक कारण पे आप बहुत ज्यादा उलझिएगा नहीं, सिंपली बता दीजिएगा कि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि औरंगजेब धर्मांध था। उदाहरण के तौर पे आप जजिया लिख दिया, जैसे उसने जजिया पुनः लगाया, इस कारण से विद्रोह हुआ और मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण छोटा सा ये भी था। बहुत बड़ा इंफेसाइज इस पे नहीं करिएगा, क्योंकि इसको उतनी मान्यता नहीं दी जाती है इस कारण को, ठीक है। अब आते हैं अलग अलग कारणों पे। देखिए ये तो सिंपल था, ये इसके जनक हैं सर जदुनाथ सरकार। तो इस सब पे नहीं जाएगा, इतिहासकारों के नाम देने का आपको नीड नहीं है, आप बता दीजिएगा। पहला पॉइंट, आप जब मुगल साम्राज्य का पतन लिखेंगे, पहला पॉइंट मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था में संकट, दूसरा कृषि संकट, तीसरा औरंगजेब की दक्कन नीति या दक्कन के मामलों में उलझना, चौथा औरंगजेब की धार्मिक नीति। ये 4 पॉइंट पहले लिखिएगा और फिर आगे डिटेल में अदर पॉइंट्स बुलेट फॉर्म में लिखिएगा। आप देखिएगा शब्द सीमा कितने हैं, शब्द सीमा प्रायः 150 या 250 वर्ड होगा। तो 150 वर्ड में कितना लिखना है आपको पता है, 150 में 150 ही लिखिएगा, -5 भी लिखिएगा, +5 ट्राई करिएगा अवॉइड करने का। इससे दंड तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन -5 लिखेंगे तो जितने भी पेपर में जितने भी और बाकी सवाल रहेंगे वो आप पूरे समय से कर लेंगे। कभी भी वर्ड लिमिट क्रॉस करने की प्रयास नहीं करिएगा, ठीक है। तो 150 है तो आप 145 में खत्म करिए, पॉइंट्स दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करिए, ज्यादा नहीं करिए। इतिहासकारों के नाम लिखेंगे, वर्ड्स बढ़ेगा आपका, क्यों लिखना है इतिहासकार का नाम, आपने बता दिया ना, कारण बताना है, इतिहासकार का नाम नहीं बताना है। तो ये चीज था, आप अपनी सामान्य जानकारी के लिए रखिए। अब आते हैं औरंगजेब का उत्तरदायित्व। अगला कारण एक आता है कि औरंगजेब का उत्तरदायित्व। औरंगजेब का उत्तरदायित्व में सबसे पहले आप लिखेंगे कि औरंगजेब अदूरदर्शी था। क्यों? क्योंकि अगर कहें आप मतलब बाबर से लेके आप देखें तो एक से एक शासक आए ना, उन्हीं के तो वंशज से सब शासन किए, और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, योग्य उत्तराधिकारी चयन किया। औरंगजेब ने अपना योग्य उत्तराधिकारी नहीं चयन किया। औरंगजेब कहाँ उलझा रहा? दक्कन में उलझा रहा। औरंगजेब की धार्मिक नीति, चूंकि भारत एक बड़ा देश था और बड़े देश में आपकी धार्मिक नीति, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए, तो वो सब कारण देके बताइए कि औरंगजेब भी पर्सनली कहें तो कैपेबल नहीं था पूरी तरह से साम्राज्य को आगे ले जाने में। अगर वो दूरदर्शी होता तो शायद ये नौबत नहीं आती और अगले 52 साल में 8 सम्राट गद्दी पे नहीं बैठते। तो एक कारण औरंगजेब का पर्सनल उत्तरदायित्व भी आप लिखिएगा। आगे लिखिएगा कमजोर उत्तराधिकारी। तो
चलिए ठीक है, वो औरंगजेब चला गया, लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी आए वो योग्य नहीं थे, वह काफी कमजोर थे, खासकर सैन्य मामलों में। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि निरिप निर्माता की भूमिका, सैयद बंधु, कई सारे गुट थे, अभी आते हैं उस पर भी। तो और जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे उनमें से केवल पहला जो था बहादुर शाह, जब वही व्यक्ति अपने दम पे कमोबेश बना था नवाब सम्राट, बाकी में वो क्षमता नहीं रह गई थी, तो कमजोर उत्तराधिकारी थे, सैन्य दृष्टि से वो कमजोर थे। तो ये सब कारण आप लिखिएगा। मुगल दरबार में गुटबंदी, इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। गुटबंदी पहले से भी चली आ रही थी, औरंगजेब दक्कन में उलझा था, तो इस टाइम पे मुगल का जब उसकी मृत्यु हुई तो ये गुटबंदी 1717 के आसपास बहुत ज्यादा चरम पे थी, और 1710 मतलब 15 के बाद लगभग 50 के 1750 के आसपास ये चलता रहा। और ये गुटबंदी से इतना परेशान हो गया पूरा मुगल सम्राट कि अलग अलग गुट के नेता आके मुगल सम्राट को गद्दी में बैठाते थे और खुद शासन करते थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर और मीर कासिम वाले में करती थी। वहां पे ये जो गुट थे, तुरानी, फारसी, अफगानी, है ना, तुरानी, फारसी और हिंदुस्तानी, ये तीन गुट कहा जाता है। तुरानी का जो लीडर था वो मैं आपको बता देता हूं। तुरानी गुट के तीन लीडर थे मेन, उसमें नाम था आसफ जाह निजामुल मुल्क, आसफ जाह निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन और जकारिया खान। ठीक है, ये लोग तुरानी यानी कि जो मध्य एशिया वाला हिस्सा है वहां से थे, है ना। और ऑक्सस नदी, वहां पे आप देखेंगे तो ऑक्सस नदी के उस इलाके के थे। जब ये गुट हावी होता था तुरानी वाला, तो ये क्या करते थे, सेंट्रल एशिया से थे बेसिकली, मध्य एशिया वाले हिस्से से। तो ये जो गुट जब हावी होता था तो ये अपने सैन्य कमांडर खुद नियुक्त करते थे। वैसे लोग जो उधर से यहाँ मुगल दरबार में आ रखे थे, मुगल साम्राज्य के इलाकों में बसे हुए थे, उनको सेना के तौर पर भर्ती करते थे ताकि ये मजबूत रहें, इनके नेता मजबूत रहें। ठीक है, तो ये गुट। ऐसे ही एक फारसी गुट था। फारसी गुट के तीन लीडर थे, सआदत खान, आमिर खान और इसहाक खान। सआदत खान, आमिर खान, इसहाक खान। नाम नहीं भी लिखिएगा चलेगा, आप ये लिखिएगा कि फारसी गुट भी अपना ये लोग भी गुटबाजी किए। इन्होंने भी कुछ समय के लिए अपने, जब ये मजबूत हुए तो अपने जो कठपुतली सम्राट था उसको बैठाया। ऐसे ही हिंदुस्तानी गुट का नाम लिखेगा, इसमें दो लोगों का नाम मेन आता है सैयद बंधु में। सैयद बंधु कौन थे दोनों, तो एक अब्दुल्ला खान, दूसरा हुसैन अली। ये दोनों थे, तो इन्होंने भी ऐसे लोगों को बैठाया कि जो इनके कठपुतली, इनके इशारों पे नाचे। तो कुल मिला के मुगल सम्राट इतना कैपेबल नहीं था, कमजोर था, तो उसके कारण गुटबंदी हुई। गुटबंदी के बाद कठपुतली नवाब बनते रहे। ठीक है, एक कारण ये था। उत्तराधिकार का गलत नियम, आप अगर देखेंगे मुगल सम्राट में पूरा, तो पूरे इवन मुगल साम्राज्य क्या, किसी भी आप साम्राज्य या राज सत्ता की बात करें, जहां पे अगर जैसे अब डेमोक्रेसी है इसमें छोड़ दिए, लेकिन उस दौरान जो उत्तराधिकार का नियम था अमूमन ये था कि ज्येष्ठ पुत्र ही बनता था। लेकिन साम्राज्य में पुत्र के अलावा भी कई योग्य सेनापति, समान भाषा में लीडर कौन होता है, यानी कि जो पूरे साम्राज्य को लीड करता है वो कौन होना चाहिए, वो व्यक्ति होना चाहिए जो पूरे साम्राज्य में ऑलमोस्ट सबसे योग्य हो, सैन्य दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, साम्राज्य की दृष्टि से, सबकी दृष्टि से वो योग्य हो। उसका चयन कौन करता है, उसका चयन वो व्यक्ति करता है जो ऑलरेडी गद्दी पे है और उसको पता होता है कि उसके जाने के बाद पूरे साम्राज्य को कौन संभाल के रखेगा। तो यहाँ पे उत्तराधिकार का गलत नियम में क्या था, अमूमन जो बड़ा बेटा होता था वो सोचता था कि हम ही बनेंगे। इसी कारण से आप देखेंगे उत्तराधिकार की लड़ाई भी हुई, औरंगजेब के समय में हुआ, औरंगजेब भी खुद लड़के आया था, उसके बाद भी चलता रहा। तो उस कारण से मतलब जो श्रेष्ठ था उसको गद्दी पे नहीं बैठने दिया था। ठीक है, आपको अपने ही 4-5 पुत्रों में से किसी एक को बैठाना है, तो आप वो देखो ना कि बेसिकली जो शासक है वो तय करके जाए ना कि कौन बैठेगा, और उस समय ऐसी जिम्मेदारी तय कर दे उसको शुरू से ही। जब आपके 15-20 साल 50 साल आप शासन पे रहते हैं तो आप उसी समय तय कर दीजिए शुरू में ही कौन हमारे बाद गद्दी पे बैठेगा। तो ये एक फैक्टर है। अब आते हैं मराठाओं का प्रसार। मराठा दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, मराठे इतने मजबूत हो गए थे पेशवा के टाइम पे कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार केवल महाराष्ट्र वाला रीजन नहीं, पूरा, अब मैंने पहले बताया था पेशवा का टाइम पे इनका कटक यानी उड़ीसा का जो हिस्सा था वहां से लेके पाकिस्तान में अटक वाला हिस्सा है, वहां तक ये चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे। 1803 में जैसे मैंने बताया, तो 1803 के पहले ही लगभग पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद 8-10 साल के अंदर मराठे फिर आए मजबूत होके, और दिल्ली की गद्दी पे खासकर जो सिंधिया था ग्वालियर का, तो ग्वालियर का सिंधिया भी मराठा साम्राज्य का एक हिस्सा था।
तो उसने नवाब बनाया, नवाब कठपुतली हुआ करता था वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के 1803 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता पे यहाँ पे कब्जा करती है दिल्ली की सत्ता पे, उसके पहले महादजी सिंधिया का नाम आता है। तो महादजी सिंधिया के बेसिकली ये सब कठपुतली नवाब थे, शाह आलम द्वितीय वगैरह जो भी था, है ना। तो ये एक कारण है। तो आप ये भी बताइएगा कि मराठों का प्रसार बहुत बड़ा कारण था। मराठों की जो गुरिल्ला नीति थी वो भी आप जिक्र करिएगा। औरंगजेब के समय से ही मराठे उलझे रहे और मराठों के कारण इतना नुकसान हुआ ना, पानीपत के युद्ध के पहले और बाद वाला प्रदेश आप देखिएगा तो उसमें यह है कि मराठों ने कुल मिला के मुगल साम्राज्य को ये औकात दिखा दिया था कि अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, हम ही असल में पूरे शासक हैं पूरे देश का। और राष्ट्र निर्माण की जो बात आती है मराठाओं के लिए, वो आप अगर जिक्र नहीं भी करें तो ये जरूर बताइएगा कि मराठों ने ही 1803 तक दिल्ली की सत्ता पे अपना कठपुतली नवाब बना के रखा था। और खासकर 1870 से लेके 1770 से लेके 1803 तक। जब 1803 में ये वाला घटना मैं अलग से बताता हूं, इस पे भी आगे आते हैं। अब आते हैं सैन्य कमजोरी पे। तो मुगलों की सैन्य कमजोरी कब तक सैन्य मजबूती थी? औरंगजेब के टाइम तक। औरंगजेब जैसा भी शासक था सैन्य दृष्टि से मजबूत था, लेकिन औरंगजेब के बाद इनकी जो सैन्य क्षमता थी वो बिखरती गई। जो गुटबंदी थे, ये अलग अलग गुट वाले लोग अपने अपने सैन्य दल के महान नेता बन गए और कुल मिला के जो मुगल का अपना जो सैन्य ढांचा था वो पूरा गिर गया। तो ये एक कारण है सैन्य कमजोरी का। और उसके बाद आप जरूर बताइएगा फिर अगला कि खराब आर्थिक स्थिति। भू राजस्व में अंग्रेज, जब मैंने ये बताया था जागीरदारी संकट, कृषि संकट, तो मुगलों के पास अंत में जाके खासकर 18वीं शताब्दी के मध्य से पहले और 1707 से 18वीं शताब्दी के मध्य तक इनकी स्थिति इतनी खराब होगी, ये अपने बहुत बड़े लाज, अगर 2 लाख 2.5 लाख की सेना इनके पास रह ही नहीं गई थी। तो उसके कारण से खराब आर्थिक स्थिति में क्या था, पैसा ही नहीं आया इनके पास, वसूली ही नहीं हुई, जमा अधिक था, हासिल कम था। तो उस वजह से इनके खजाना पूरा खाली होता गया और ये सैन्य दृष्टि से कमजोर हो गए। तो ये एक कारण है। उसके बाद आप लिखिएगा मुगल साम्राज्य के स्वरूप के बारे में कि इसका स्वरूप क्या था, सूबेदार और दीवान वाला। प्रांत में जब सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी तो सूबेदार अंत में, जब सूबेदार तभी तक आपके अधीन रहेगा जब आप उससे अधिक शक्तिशाली हो। मुर्शिद कुली खान का उदाहरण पेश करिएगा कि सूबेदार शक्तिशाली हो गया जब मुगल सम्राट से। अवध में भी उदाहरण ऐसा दे सकते हैं आप। तो ये सब फिर स्वतंत्र दावा करने लगे। वैसे ही हैदराबाद का निजाम भी था। तो ये सब जब मजबूत हो गया और केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो मुगल साम्राज्य का पतन में एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि सरकार का स्वरूप ऐसा था और जो सूबेदार थे वो बेसिकली फिर दीवानी और सूबेदारी और खुद ही नवाब बनने लगे स्थानीय लोगों पे। तो छोटे छोटे इलाके पहले मुगल से दूर हुए। ठीक है, तो एक ये रीजन था। अगला कारण है अफगान आक्रमण। अफगान आक्रमण में क्या है कि आप नादिर शाह का आक्रमण का जिक्र करिएगा, साथ में आप अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का जिक्र करिएगा और ये बताइएगा कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने ऑलमोस्ट पूरा जो मुगल साम्राज्य का ढांचा था उसको तहस नहस कर दिया अपने आक्रमण से। इनकी सैन्य कमजोरी वहां पे पूरी तरह से दिखती है। तो ये पूरा अफगान आक्रमण और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी से इनको भेजना पड़ा अंग्रेजों से, है ना। तो वो चीज दिखेगा। तो ये पूरा कारण है। और अंत में क्या होता है, जब ये सब तो कारण है, फिर आप लिखिएगा कि जो बचा कुछ अवसर था वो अंग्रेजों ने पूरा किया। बंगाल पे वो कब्जा कर ही लिए थे। तो कुल मिला के जो जो नवाब इनसे स्वतंत्र हुए थे अवध टाइप के, तो उनको या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल में किया और अंत में 1803 में आके यहाँ पे दिल्ली पे कब्जा हो गया जब अंग्रेजों का। तो दिल्ली पे कब्जा होने के बाद अब केवल नाम मात्र के मुगल रह गए थे और 1858 तक आते थे, अंत में मुगलों का पतन हो गया। तो ये पूरा स्टोरी था इनका। अब आपको कुछ अलग फैक्ट्स बता देते हैं, वो देख लीजिएगा। इसमें अगले वाले क्लास में जो इससे मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस है उस पर जिक्र कर दूंगा। साथ में उसके अगले क्लास में 18वीं शताब्दी पे भी मैं सोचूंगा कि 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक आर्थिक क्या स्थिति रही है, या तो इसको पहले कर लेते हैं 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति, और उसके बाद फिर मेंस वाले क्वेश्चन दोनों को मिला के कर लेंगे। ठीक है, तो ये है। और अंत में जो यूरोपियों का, जब मुगलों के पतन में आप ये वाला अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये 1803 से लेकर 1858 तक, तो ये भी जरूर जिक्र करिएगा कि अंग्रेज अगर इतने मजबूत नहीं होते तो वो खैर उस पे नहीं जाना है, सीधे बताना है कि हाँ अंग्रेजों ने कब्जा किया दिल्ली पे और उसके पहले इन्होंने स्थानीय जितने नवाब थे उन पे कईयों पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये सब बता के खत्म कर दीजिएगा स्टोरी। तो कुल मिला के आप
पूरे को पॉइंट वाइज समराइज करिएगा और अपना आंसर बताइएगा। आइए मैं कुछ बता रहा था कि उस पर बात करते हैं। एक बार औरंगजेब की बात करते थे संक्षेप में, किसी और वीडियो में इस पे बताऊंगा भी। औरंगजेब के थोड़ा सा संक्षेप में बात कर लेते हैं। 3 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु होती है। कहां पे? तो अहमदनगर में। अहमदनगर का जो आज का नाम है वो अहिल्या नगर कर दिया गया है, ठीक है। उसकी जो ख्वाहिश थी कि उसका उसको जब दफनाया जाएगा तो ओपन एरिया में दफनाया जाएगा, कोई विशेष मजार नहीं बनाया, जैसे ताजमहल टाइप का जो बनाया गया था, जैसे अकबर का भी मकबरा है, तो उस टाइप का मकबरा नहीं बनाया जाएगा। उसने अपने वसीयतनामा में लिखा भी था ये चीज। तो उसको एक सूफी संत थे शेख जैनुद्दीन, उनके मकबरे के पास में ही उसको दफनाया गया है ना। तो वो उसकी बेसिकली ख्वाहिश थी, खुले आसमान के नीचे उसको रहना पसंद था मरने के बाद भी, तो वो ऐसा किया भी गया। बाद में लॉर्ड कर्जन ने उसके आसपास वाली जगह को गिरवाने के लिए मार्बल वगैरह लगवाया था। उस पर किसी जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। तो ये था। और जो सूफी संत, उसका जो मकबरा है वो खुलदाबाद में था। ये सूफी संत शेख जैनुद्दीन का मकबरा खुलदाबाद में, और खुलदाबाद का अब नाम है महाराष्ट्र में औरंगाबाद। जो बाद में औरंगाबाद जिले में था ये खुलदाबाद, और औरंगाबाद का भी नाम चेंज करके कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर। अहमदनगर का नाम अब अहिल्या नगर, और खुलदाबाद जहां पे था यानी औरंगाबाद में, उसका नाम कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर। तो ये था दोस्तों पूरी कहानी मुगल साम्राज्य के पतन की, और थोड़ा सा संक्षेप में औरंगजेब की कि वो इतना बिजी हो गया था साउथ में कि उसका मकबरा भी उधर ही बना। इवन जो उसकी वाइफ थी बीबी का मकबरा, वो भी आप अगर पढ़े होंगे तो देखेंगे वो भी उधर ही था। तो ये कुल मिला के ये था कि औरंगजेब की अदूरदर्शिता कहें, या फिर कहें उसकी जो दक्कन के मामले में उलझना और दिल्ली पर ध्यान न देना, एक बड़ा कारण ये भी था। बाकी ये सारे फैक्टर्स आप लिखिएगा पॉइंट वाइज संक्षेप में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।